और अभी यस्टरडे शर्मा जी, मैं कल एक उसमें कमेटी का मेंबर होके गया था, किसी की पेंशन पे करनी थी, तो वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो संस्कृत के स्कॉलर थे, संस्कृत से बने थे वो। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट करी, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। You might have heard that Kalidas was a great poet. He wrote अभिज्ञान शाकुंतला, उसमें शकुंतला का वर्णन है। और उसका जो हस्बैंड है उसका क्या नाम है? दुष्यंत। तो शकुंतला कहीं खो जाती है, दुष्यंत उसको सर्च कर रहा है। तो वो एक खोजते खोजते एक नदी के किनारे गया, तो बालू रेत पर उसको पैर के निशान दिखाई दिए। राइट? उसने पैर के निशान के छोटे होने से कहा कि ये जरूर मेरी शकुंतला के पैर के निशान। और चूंकि एड़ी एंकल साइड से वो निशान ज्यादा गड़े हुए थे, तो दुष्यंत कहता है संस्कृत में कि उसके कंधे पर या कमर पर कोई बोझ रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का पैर जो है वो ज्यादा जमीन के अंदर धंसा है। राइट? एंड by those footprints he detected or he came to know where Shakuntala was at that time. Right? ध्यान रहे, जस्टिस मुनीर खान ने भी कहीं आपको 1982 का लिख लें, 80-82 के आसपास जस्टिस मुनीर खान की अगर लॉ ऑफ एविडेंस की किताब मिले तो उसका एक इंट्रोडक्शन में यही फुटप्रिंट से जस्टिस मुनीर खान ने उसी फुटप्रिंट से जो सैंड में मिले बाय द बैंक ऑफ द रिवर, उस सैंड से उन्होंने मुलजिम को ढूंढा जो कत्ल करके भागा था। और उन्होंने बड़ा सुंदर उसमें वर्णन दिया है कि ये फुटप्रिंट्स किस सेक्शन में एडमिसिबल होंगे? 7 हैं? हाँ, बहुत जल्दी मत चलिए, ये कई में वो होंगे, अभी जल्दी मत कूदिए। हम अभिज्ञान शाकुंतला पढ़ रहे हैं, अभी हम एविडेंस पे 7 और उस पर आए नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्यों? इसको हमारी फर्ज यह है कि आप लोगों ने जो आज तक देखा एविडेंस एक्ट को, वो बिखरा बिखरा देखा, एक दृष्टि से देखने के लिए वो करना है। और टेंशन क्या हो गई कि दिस इज ब्लडी एक्ट है, और मेरे सीनियर साहब जाते हैं और कड़ाक से मुलजिम का या जो भी गवाह आता है उसका क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, और मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? कि अभी जैसे मैंने कहा, सबसे पूछा मैंने, भाई किस बेस पे कह रहे हो कि वहां धुआं उठ रहा है तो आग है? सिंपल क्वेश्चन था भाई, मैंने देखा है अपनी आंख से कि आग जब लगती है उसमें से धुआं निकलता है। राइट? तो उसने पूरा इसको डिटेक्ट करके उसको मुलजिम को डिटेक्ट किया, और उसके हर सेक्शन में उन्होंने कहा कि एविडेंस एक्ट के इस सेक्शन में जाता है। यहां से एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्ट हमें पता चलता है। बहुत प्यार से छोटा सा शब्द है, नोट कर लीजिए। टू know the unknown from the known is the object of the evidence. To know the unknown from the known. ये एक बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखिए, इफ वन फिजिसिस्ट, फिजिक्स में जो डील करता है, फिजिक्स का जो स्कॉलर होता है, what he searches? He searches property of the matter. What are the property of this particular matter? And a historian, he searches as to what has happened in the past. So both are searching for a truth. Similarly, a judge also searches a truth. Advocate helps him in searching the truth, and that's why this process of searching the truth and the tools and instruments which we use in searching the truth, these are called evidence. Right? Before coming to this particular act, let me make clear, how many of you may raise your hands hard, ये मार्क और एग्जिबिट जो करते हैं, कितनों ने सुना ये शब्द मार्क और एग्जिबिट? लगभग सभी ने सुना कि कुछ डॉक्यूमेंट मार्क किए जाते हैं, कुछ एग्जिबिट किए जाते हैं। आप जो सेक्शन 7 कह रहे थे वो सज्जन खड़े हो जाएं। ये मार्क और एग्जिबिट किस सेक्शन में लिखे हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट? कैसे
कराते हैं वकील, जज भी बड़े प्यार से कहता है नहीं नहीं मार्क होगा नहीं, एग्जिबिट होगा। सेक्शन 61 62 में दिया गया ओरिजिनल देखकर हम एग्जिबिट करते हैं, ओरिजिनल दिखाकर हम एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट कहाँ लिख, भाई बात सुनो, पूरा जो कानून है इस देश का वो 3 शब्दों से निकला, और वो 3 शब्द कहाँ लिखे हैं? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबडीज लाइफ लिबर्टी शैल बी टेकन विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये वर्ड्स हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब मैं एग्जिबिट कर रहा हूं, जब मैं मार्क कर रहा हूं, देयर शुड बी ए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तब मार्क करेंगे, तब आप एग्जिबिट करेंगे। हाउ कैन यू, कहां लिखा है ये शब्द? अच्छा चलिए, एक दूसरा शब्द आपने बहुत सुना होगा, मजा आ गया, गवाह हॉस्टाइल हो गया। कितनों ने सुना ही हॉस्टाइल हो? तुम बताओ हॉस्टाइल से क्या समझती हो? व्हाट डू मीन बाय, क्या समझती हो हॉस्टाइल से? सर मेरे ख्याल से हॉस्टाइल का मतलब होता है कि गवाह ने गवाही देने से इनकार कर दिया, उसको समझ। वो तो मुकरना हो गया, ठीक है, रिफ्यूज टू। हॉस्टाइल, व्हाट इज हॉस्टाइल? जो बयान उसने पहले दे रखे हैं उससे कंट्राडिक्टरी या ऑपोजिट बयान दे दिया, या एक्यूज के फेवर में दे दिया, एक्यूज के फेवर में दे दिया। तो इसका सिंपल आप लोगों ने उस तरह देखा, हम इसके बैक में जाते हैं। ए विटनेस who deposes against the interest of the person who has called him is called hostile witness। मैंने तो आपको बुलाया, तशरीफ रखवाई कोर्ट में कि मेरे हक में गवाही देने चलो, और आप मेरे खिलाफ बोलते चले गए, ये hostile। Anybody of this August gathering can tell me where is this word hostile is written in this evidence act? 141 154। देखो खड़े होके बोलिए प्लीज, मैं देख नहीं पा रहा। 141 में, 141 में हैं? 154 आ जाओ, आप क्या है? 141 है? 154 है आपके पास एविडेंस एक्ट? चलो भाई ठीक जा रहा हूँ ना मैं, गलत तो नहीं जा रहा हूँ? आप टोक देना मेरे को, जहाँ है आपके पास एविडेंस एक्ट है? यू आर ए वॉरियर विदाउट ए स्वॉर्ड, यू आर ए सोल्जर विदाउट ए स्वॉर्ड, लीजिए है, पढ़िए ना 154, और उसमें से हॉस्टाइल वर्ड दिखा दीजिए। ये आप लोग ना एक चीज पे ध्यान देना, जो सर पढ़ा रहे हैं ना जिस मेथड से, प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहे हैं, जो इलस्ट्रेशन और वो रटेंगे ना, ए मर्डर्ड बी और बी सेड दिस, ये वो सब एविडेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जैसे चिन्ह निशान वो सब बता रहे हैं। तो इन चीज़ों को ये परम आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको भूलेंगे। और इसके साथ में एक और एडिशन करना चाहता हूं, ये जो मिशन शुरू किया शर्मा जी ने, दिस वाज फॉर कि आप लोगों को जुडिशरी की प्रिपरेशन करानी है। लेकिन ध्यान रखना, एविडेंस एक्ट इज द ओनली एक्ट विच मेक्स यू अ गुड लॉयर। ए लॉयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द एविडेंस इज नो लॉयर एट ऑल, राइट? आप इसको मैं इस एंगल से भी पढ़ाऊंगा कि सपोजिंग एक आदमी जुडिशरी में सेलेक्ट नहीं हो पाता, आपको दोनों तरफ देखना है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मान लीजिए सेलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन ध्यान रखना, दिस मैटर विच आई हैव टेकन इनटू माय हैंड, आई हैव प्लेस्ड इट, आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। जो नॉलेज आप गेन करेंगे, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम आए। इस एंगल से भी चलिए पढ़ दीजिए जरा 154 में, जोर से मत पढ़ना, उसमें ये बता देना दूसरी लाइन में लिखा है हॉस्टाइल वर्ड या तीसरी में लिखा है, ये बता देना। मुंडी मत हिलाओ, यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। हाँ बताइए, लिखा है कहीं? नहीं। ध्यान रखिए, कन्फेशन वर्ड सेक्शन 25 में लिखा हुआ है, लेकिन कन्फेशन की कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी। हॉस्टाइल वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ एविडेंस एक्ट में, एग्जिबिट मार्क कहीं नहीं लिखा हुआ, और फिर भी हम करा रहे हैं, फिर भी रोज कराते हैं इसको, लड़ मरते हैं उसके पीछे कि नहीं ये मार्क होगा कि एग्जिबिट होगा, हैं? कैसे कराते हैं? रिमेंबर, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ एविडेंस एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस पर सवाल आ सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस is a wider spectrum
and Indian Evidence Act is a species of that law of evidence. Even today in Britain, in a criminal court, whenever a question arises with regard to any issue of the evidence, they go searching rulings by ruling. Even sometimes it takes 6,000, 8,000 rulings they search, and then they come to the conclusion that this particular judgment earlier given is applicable to these facts. इस लैक्सिटी को कम करने के लिए जेम्स स्टीफंस ने इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा. Who wrote the IPC? Anyone? Lord Macaulay. Now Stephens has written a commentary on Lord Macaulay. Why I am saying ये ये IPC का भी जिक्र क्यों आएगा आपस में? Because these are interrelated things, right? हाँ? तो वो अभी जब बताएंगे कि एविडेंस का क्या काम है और एविडेंस कैसे पैदा होता है, तो उसमें आपको लाएंगे इस चीज. लॉर्ड स्टीफंस, in praise of Lord Macaulay, who wrote the IPC, what he said: so long as you are thinking in your mind, it is no offense. मैं सोच रहा हूँ कि निकलते ही विनोद शर्मा जी का कत्ल कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, I can think, I'm free. लेकिन स्टीफंस कहते हैं, but if a flickering light of shining comes into your eyes due to that thinking, it must have been covered by Lord Macaulay and the IPC. चमक ना आ जाए आपकी आंखों में जो कुछ सोच रहे हैं आप, अगर चमक आ गई, it must have been covered somewhere under the IPC. हाँ, आप देखिए उल्टा मैकॉले ने स्टीफंस was a jurist as well as a legislator. He completely wrote these 167 sections, shortest act in the world. जिस एक केस को 8,000 या 6,000 केस निकालने पड़ते हैं ब्रिटेन के अंदर, उसने इस लैक्सिटी को कम करने के लिए, इसको समराइज करने के लिए उसने 167 सेक्शंस में पूरा एक्ट लिख दिया. और इसकी दूसरी खूबी जानते हो क्या है? मोस्टली सेक्शंस आर सिंगल सेंटेंस्ड, सिंगल सेंटेंस, और एक सिंगल सेंटेंस है, उसके ऊपर वॉल्यूम के वॉल्यूम तो थिंकर्स ने लिख दिए, जूरिस्ट ने लिख दिए, और सुप्रीम कोर्ट इज ओवरलोडेड विद सच काइंड ऑफ इश्यूज एंड द जजमेंट हैव बीन फ्लडेड ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन, बट सेक्शन इज वन लाइन सेक्शन. ये इसकी खूबी है. इन चीजों को जब हम समझ गए, अब हम थोड़ा सा, हाँ बताएं सर. एक चीज बोले था सर, मार्क एंड एग्जिबिट के बारे में आप जो बता रहे थे, हाँ, उसमें सर एक कंफ्यूजन जैसे हाँ मैं कर देता हूँ आपको, ये मैं आ रहा था इसी बात पे. हाँ बताइए क्या एग्जिबिट करते हैं, एक पेपर को हम एग्जिबिट करते हैं तो उसमें एक सिग्नेचर होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी. तो क्या अगर हम एग्जिबिट करते हैं और वो सिग्नेचर्स को पॉइंट ए पॉइंट बी नहीं करते, क्या वो पूरा एग्जिबिट होगा या नहीं होगा? वो कई पॉइंट ए और बी का क्या है? नाउ मैं देता हूँ आंसर इसका. ये जो शब्द मैंने बताया कि हॉस्टाइल, मार्क और एग्जिबिट वगैरह, और मैंने क्या आपको कंक्लूजन लिखवाया, इन्फ्रेंस क्या लिखवाया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ एविडेंस एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. रिमेंबर, हॉस्टाइल वर्ड, हॉस्टिलिटी इज एन इन्फरेंस. रिमेंबर, मार्क and exhibit are just an identification of a document for the convenience of the court at the time of writing the judgment, right? ये सब लॉ ऑफ एविडेंस का पार्ट है. और भी बहुत सी आपको ऐसी चीज मिलेंगी जब मैं पूछूंगा, और एक क्वेश्चन में ऐसा भी पूछूंगा जिस पर मैं 1,000 रुपए का इनाम भी दूंगा आपको, जो उसमें से आंसर देगा, और उसको खोज के आ जाना. 2 दिन बाद जो क्लास होगी हमारी, उसमें खोज के आ जाना, ठीक है? वो करना अभी करेंगे. ये सारी चीजें किस में कवर्ड है? लॉ ऑफ एविडेंस में. सर नेक्स्ट क्लास कल ही है, मालूम है मुझे, कल है, ठीक है, लेकिन आप कल थोड़ी पूछ के जाऊंगा, उस हिसाब से चलूंगा. अभी मैं पहुंचा ही नहीं वहां तक. मैं आप लोगों के लिए, आई एम सॉरी, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं कुल आपके पास 24 सेक्शन तक मैं प्रिपेयर कर पाया, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आपको 24 सेक्शन में मैं वो नजरिया दे जाऊंगा कि आप 167 तक खुद भी पहुंच सकते, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, राइट? तो अब पहले तो हम ये देख लें कि एग्जाम में आप आंसर कैसे लिखेंगे किसी भी प्रॉब्लम का. पहले इसको समझ लीजिए, फिर एविडेंस है. आज की क्लास यही इंट्रोडक्टरी बातों में गुजरेगी क्योंकि बहुत जरूरी है. लीजिए क्वेश्चन 1 को लेते हैं. ये क्वेश्चन जो मैं पुट कर रहा हूं
महिलाएं मुझे माफ करेंगी, लेकिन ये मेरे LLB के सिलेबस में आया था, LLB के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ए पर्सन knowingly that he is impotent, he went to a prostitute, failed to satisfy her sexually, then the prostitute mocked and jeered at his private part, and he was so aroused and angry that he immediately strangulated the neck of the prostitute, who died due to the strangulation. Now this man was charged under section 302 IPC. Now in the court, before the witnesses and before the court, he is taking the defense that it was sudden benefit of सर मैक्सिमम आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, बताओ मैंने पढ़ा रखा है। हाँ, benefit of नहीं, I am now talking, मैं शर्मा जी का रिपीट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उनके ऊपर, मैं कह रहा हूँ how to answer a question। तो सबने कह दिया benefit of grave and sudden provocation, correct? ये आंसर आपने कर दिया इसका। नहीं ये आंसर थोड़ा किया है। बोलिए कौन इसके बताइए आंसर क्या, उसको उसकी डिफेंस है सर, मिलेगा वो खुद अपनी इन्फर्मिटी का बेनिफिट थोड़ा ले सकता है वो। ठीक है, आप बताएंगे आप लोगों को। हाँ, आप शर्मा जी का व्यू एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू आया, जैसे हमारे आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? एंड इट्स ए गुड थिंग। इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती कि दो वकील दोस्त आपस में डिफर करें और उस पर चर्चा करें। हम कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहे यहाँ पर, उस पर चर्चा करें। आदरणीय शर्मा जी ने कहा, कैन ही टेक द बेनिफिट? ही वाज नोइंग दैट ही इज इम्पोर्टेंट। रेडी, यू शुड हैव गॉन टू ए डॉक्टर रादर देन टेस्टिंग योर एबिलिटी ओवर ए प्रोस्टिट्यूट। हीट एंड पैशन में आएगा सर। हाँ, हीट एंड पैशन में सर। हाँ, जोर जरा खड़े होकर बोलो। हीट एंड पैशन पे फॉल करेगा केस। किसमें? हीट हिट एंड पैशन, ये कोई वो एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है 302 में है शर्मा जी, सुना कभी आपने हिट एंड पैशन? नो, ठीक से बता नहीं पा रहे। वो सडन फाइट वाला है। अच्छा, वो सडन फाइट, अच्छा सडन फाइट में, ठीक है, इन द हीट ऑफ पैशन, ये चीज है। तो ये एक तर्क है, और तर्क का दूसरा पहलू कौन सा फेमस केस है इस पर? नानावती को पढ़ें। दूसरा क्या कहता है? द टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। व्हाट ब्लडी आई एम थिंकिंग, आई माने जज, व्हाट ए जज इज थिंकिंग, इट इज नॉट द टेस्ट। यू हैव टू पुट योरसेल्फ ऑब्जेक्टिवली इन द पोजीशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड देन थिंक। देयर इज अ फेमस केस, उसने वो खेत से आया, उसके हाथ में वो नहीं, वो काटने वाला जो फरसा होता है, फसल काटने वाली दराती जो होती है, वो उसके हाथ में था, और उसकी वाइफ ने आते ही एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थाली जो है उसके सिर के आसपास घुमा दी। उस कॉम में ये माना जाता था कि शादी खुल गई, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करा देंगे। मैं कड़ा गुस्से में कहा, अच्छा शादी तोड़ती है मेरे से, फरसा मारा, गर्दन जाके वहां गिरी। आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा आदमी था यार, इसके बैठ करके सॉल्यूशन कर सकता है। डोंट नो, यू हैव टू पुट इन द पोजीशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड देन यू हैव टू थिंक, राइट? इस सबको मैंने इसलिए बताया कि इसका एविडेंस से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। किस तरीके से एक डिफेंस लॉयर उसके डिफेंस को प्रोड्यूस करेगा कोर्ट के सामने, कि कन्विंस करेगा कि ये नहीं देखना है कि ही वाज नोइंग इंपॉर्टेंट और नॉट, व्हाट ही डिड, whether he made any preparation, whether he thought over, whether there was whether there was regaining of thinking in the time gap. She did a thing, in response he immediately strangulated her neck and killed her then and there. So he was granted, it is a decided case, he was granted benefit of grave and sudden provocation, correct? तो अब आइए इसको हम लाते हैं एविडेंस एक्ट में, कैसे इसका वो किया जाएगा। State of mind preparation. तो देखिए, मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस रिसर्च करके लाया हूं जिनको आप, आसान सेंटेंसेस हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस में बी डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर ascertaining controverted question of fact in judicial inquiries.
तो एविडेंस का क्या काम है? कंट्रोवर्टेड फैक्ट, जैसे अभी एक फैक्ट देने पर हमारे बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, वो उस व्यू के थे, मैं इस व्यू का था. इट इज द फंक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट टू हेल्प to arrive at a right conclusion in a judicial inquiry. It should be judicial inquiry, right? And the evidence bears the same relation to a judicial investigation as logic to the reasoning. Now there is no end of the logic and no end of the reasoning, right? लेकिन हमारे सामने जज के पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम के अंदर एक दिए हुए फैक्ट इन इशू के ऊपर उसको डिसाइड करना होता है. इसलिए हमने ये सेट ऑफ रूल्स बना दिया, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट. इट इज पब्लिक पॉलिसी. देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन. वी कैन नॉट गो फॉर इनफाइनाइट, एंड दैट्स व्हाई दिस एविडेंस एक्ट रूल्स हैव बीन क्रिएटेड, राइट? अच्छा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? हम ये अदालत में जाता है, मवक्किल आता है हमारे पास, क्या करने जाते हैं हम अदालत? ध्यान रहे, सारी अदालतें देश की क्या डील कर रही हैं? ईदर दे आर डीलिंग विद एनी राइट और दे आर डीलिंग विद एनी लायबिलिटी. इन दो के अलावा शायद ही कोई तीसरी चीज, राइट? तो हम जब राइट्स और लायबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो ये राइट और लायबिलिटी जो है, दीज आर डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्ट्स, and those facts should be supplied by a law. That law is called substantive law. And in this manner, this Indian Evidence Act is a procedural law or adjunctive law, and that is why it has a retrospective effect. लिख लीजिए, Evidence Act is having a retrospective effect. Because it decides a right or a liability on a particular date. और एविडेंस कब आ रही है? 3 साल बाद, 2 साल बाद. तो whatever the witness will say or whatever the document will say will relate back to the date when the right arose or when the liability arose. Correct? It is called retrospective effect. So it is the स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ, ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द राइट और लायबिलिटी. तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए जज? ड्यूटी ऑफ जज इज टू एसर्टेनिंग द फैक्ट्स व्हिच आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए राइट और लायबिलिटी इज द प्राइमरी एंड परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट फंक्शन ऑफ ए ट्रिब्यूनल और द जुडिशियरी. कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या डिसाइड करना है, ये मोस्ट डिफिकल्ट फेज होता है एक मुकदमे के, राइट? And this inquiry is regulated by a set of rules which are called evidence. तो ये निकला कहाँ से एविडेंस एक्ट? इसकी उपज क्या है? ये जानना भी इसलिए जरूरी है कि हमारा माइंड उस तरफ मैच्योर हो जाएगा, पक जाएगा उस तरफ. ये सब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये जूरी सिस्टम की देन है. कोई बता सकता है व्हाट इज द जूरी सिस्टम? एनीवन? हाँ बताएं. सर, उसमें जैसे इंडिया में सर लास्ट नानावती केस था जिसमें जूरी सिस्टम यूज हुआ था. हाँ. और जूरी सिस्टम में ये होता है कि जो कॉमन पर्सन्स होते हैं जो कि एलाइट मतलब क्लासेस से बिलोंग करते हैं, सर वो जुडिशियल बैकग्राउंड नहीं होता उनका, वो उनका एक कोरम बन जाता है और केसेस को डिसाइड करते हैं. अभी भी यूएस में फॉलो होता है. थैंक यू वेरी मच. He has given a good definition and good description what is the jury system. तो जब कत्ल के केस में मोहल्ले का तेली भी बैठा हुआ है, मोहल्ले का कबाड़ी भी बैठा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. इन ब्रिटेन these kind of persons were associated with the jury system. और जज क्या करता है, जब फैक्ट्स हो जाते हैं, गवाही हो जाती है, तो जज उनको एडवाइस करता है 2 बातों के ऊपर. दिस इज द लॉ एंड दिस इज द एविडेंस. वो एविडेंस का भी लॉ बताता है और सब्सटेंटिव लॉ भी बताता है, और उसके बाद उनसे कहता है नाउ यू डिसाइड विद इन दिस कंपास
within this area. You cannot run. But hell with the jury system. ऐसे डिसीजंस उन्होंने दिए कि जूरी को बताया कुछ गया था, वो पहुंच गए क्योंकि एज यू सेड दे वर लेमैन, दे वर नॉट लीगल। तो वो अपनी समझ के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। इमोशंस, पैशंस, उनमें बह करके कुछ भी लिखवा सकते हैं। दिस गेव द रीजनिंग टू जेम्स स्टीफन्स to write down this particular act so that nothing here and there can be done either in the judicial inquiry or by an advocate or by a party. You have to be strict to those rules. Right? Can anybody tell me why IPC, Indian Penal, is called Code? CRPC, Code of Criminal Procedure, CPC, Civil Procedure Code. Why these are called code and why this called evidence act? हाँ बताएं। Because it is complete. हैं? Because it is complete. What complete? Code. Yes. और ये Code is complete. code is complete. Yes. अच्छा। So earlier there was so many law हाँ। in different sets. Right. Then they were complied with once. Right. Compiled one and then Right. it's called code. What's your good name? Atul. हाँ, yes, Atul has given this thing. Hitherto, the law, which was lying scattered here and there, हैदराबाद वाला कह रहा है हम तो ये लॉ चलाएंगे, कश्मीर की रियासत कह रही है हम तो ये लॉ चलाएंगे, ट्रावनकोर की रियासत कह रही है हम तो ये चलाएंगे। जब इन सारे लॉस को इकट्ठा किया गया तो ये लॉ पहले से एग्जिस्टिंग थे तो उनका कोड बनाया गया। दैट इज वाई ये जो ऑफेंसेस हैं ये भी कहना गलत है कि दिस वाज रिटन बाय लॉर्ड मैकॉले। नो, इट वाज कंपाइल्ड बाय लॉर्ड मैकॉले। दिस इज द exact word. That's why they are called code, and actually it should also have been Indian Evidence Code, but not. It has been passed as an act, and that's why a senior most judge, remained Chief Justice also, he was telling me that in his old days, like my age, the Stephen has gone mad, and that's why he has written this thing. Right? Now, general knowledge, which may be asked in your judicial paper. Which is the only section in the world which starts with a proviso? Provided that it starts. Anyone? And answer to this question really gives a glimpse that Stevens might have gone mad in his old age. भाई इतना दिमाग लगाएगा तो पागल ही होगा आदमी। हाँ। Section 27. Exactly. A clapping for her. This is a prized question. Section 27 of the Evidence Act is the only section in the whole world which starts with a proviso. तो आप तो लिख के मर गए, जान को हमारी छोड़ गए। क्वेश्चन है ये प्रोविजो किसका है? 24 का, 25 का है, 26 का? दिस इज ए क्वेश्चन, राइट? सो एट द रेलेवेंट टाइम ये लिख लीजिए आप। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मेरे को याद दिला दीजिएगा। वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वेदर सेक्शन 27 इज ए प्रोविजो टू सेक्शन 24 और 25 और 26. Correct? He wrote provided that. ये चीजें जान लीजिए। तो ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया। टू प्रिवेंट लैक्सिटी एंड टू प्रोवाइड करेक्ट एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस. This act has been passed by the then legislature. Correct? Principles. Main principles को नोट कर लीजिए. Main principles which underlie the law of evidence are: number 1, evidence must be confined to the matter in issue.
we will just describe about what is matter in issue, what is fact in issue, right? Second is hearsay evidence must not be admitted. ये लॉ ऑफ एविडेंस के जनरल प्रिंसिपल बोल रहा हूं मैं, जिस पर सारा एविडेंस टिका हुआ है। कार्डिनल प्रिंसिपल्स। hearsay evidence must not be admitted, लिख लिया। थर्ड है and best evidence must be given in all cases, theory of best evidence। आगे नोट करें, द होल एविडेंस एक्ट, इसकी मैंने खूबी बताई थी, 1 लाइन सिंगल सेंटेंस के सेक्शन है। इट हैज 3 पार्ट्स, लिखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड कंप्राइजिंग 11 चैप्टर्स। 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर्स। लिखिए, पार्ट 1, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डेफिनेशन एंड रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। दिस इज पार्ट 1। लिखा। पार्ट 2, चैप्टर 3 टू चैप्टर 5, ये है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्रूफ ऑफ फैक्ट इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए बाय ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पार्ट 3, चैप्टर 6 टू चैप्टर 11, production of evidence in the court, effect of presumptions, and the duties of the court in dealing with the evidence produced. That is effect of evidence, production of evidence and effect of evidence. ये पार्ट 3 में लिख दिया है। तो पार्ट 1 पर सारी चीजें लाई करती हैं। अगर हम डेफिनेशंस को और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को सही समझ गए तो आगे के सेक्शंस पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी पर हम ज़्यादा जोर दे करके चलेंगे और आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट देंगे, जैसे कि मैं अब तक देता आया हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चंस के आंसर सही आए, कुछ लोगों ने उसको ठीक से आंसर दिए। शर्मा जी टाइम बता देना मुझे सर। हैं? ठीक है। आइए सेक्शन 1 पढ़ते हैं। हम हमेशा कभी भी किसी एक्ट को पढ़ना हो तो शुरू के 2-3 जो सेक्शंस होते हैं उनको छोड़िए मत। आप मतलब कि 45 में बेल दी हुई है, 37 में बार दिया हुआ है, उसको पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज कि सेक्शन 1 को पढ़ने का क्या फायदा है कि सारा एविडेंस एक्ट समझ में आना, यानी आपका दिमाग जो है माइंड उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए। लेट मी रीड सेक्शन 1। This act may be called Indian Evidence Act 1872. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and applies to all judicial proceedings. Note down it. Applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martials other than court martials convened under the Army Act, the Naval Discipline Act, or the Indian Navy Discipline Act 1934 or the Air Force Act, but not to the affidavits, लिख लीजिए, but not to the affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator, and it shall come into force on the 1st day of September 1872. आप समझिएगा, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इनके सामने जो गवाही होती है वो वहां एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये समझ लीजिए। कलेक्टर लैंड के जब डिस्प्यूट्स आते हैं उसके सामने वो बहुत एविडेंस लेता है, बट
दिस इज नो एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल बिफोर द कलेक्टर। ये भी समझ लीजिए ध्यान से। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स, किसी की डेथ हो जाती है तो वो कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए कौन सा सेक्शन है इसका? 174। आप नहीं बोलोगे, इतनी उम्र के बाद 174 ध्यान आया बालकों के बोलने के लिए, न्यू कमर्स के लिए। 174 CRPC है और 8 साल है शायद, 8 साल से पहले कोई विवाहिता मर जाए तो उसका 7 years 7 years से पहले 174A है या 176 है शायद उसका, देख लेना जो भी है। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में एविडेंस एक्ट नहीं लगता, ये ध्यान रखिए। ये एक एक नंबर के जो प्रीलिम्स के सवाल आते हैं ना, उनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सूट का लास्ट दिन था लिमिटेशन का, वकील साहब का स्कूटर स्लिप हो गया, पैर टूट गया उनका, राइट। 3 महीने का प्लास्टर बांध दिया डॉक्टर ने, लिमिटेशन सूट की एक्सपायर कर गई। 3 महीने बाद जब वो ठीक हुए प्लास्टर कटवा करके, तो वो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट की दरखास्त लगा करके और उन्होंने सूट फाइल करी। वेदर दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले इज टू बी अलाउड और नॉट? हाउ मेनी आर इन फेवर ऑफ अलाउड? और नॉट अलाउड पर कितने लोग हैं? ये तो ऐसे बैठे हुए हैं कि वो नॉट अलाउड में चित भी मेरी पट भी मेरी, ये सारे के सारे ऐसे बैठे हुए हैं। बी ऑन वन साइड, यू आर नॉट ए जज, यू कैन नॉट से आई कैन नॉट डिसाइड, मेरी समझ में नहीं आ रहा, यू हैव टू बी दिस वे और दैट वे, प्लीज चेक इट एंड टेक इट, ऐसे नहीं बैठना। हाँ, जो लोग कहते हैं कि ये नहीं अलाउड होनी चाहिए, वो हाथ खड़े करें, ठीक है। तो देवताओं याद रख लो, हाँ बताओ, ठीक, नहीं अलाउड होनी चाहिए ना, बट ठीक है। अब मुझे देवता आपको कहना पड़ रहा है, अरे दफा 5 जो है सूट पे लागू नहीं होता, केवल अपील पे और एप्लीकेशंस पे लागू होता है। ये मुझसे मेरे इंटरव्यू में 2002 में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 1 एविडेंस एक्ट का इसलिए जरूरी है कि कहां कहां ये प्रोसीडिंग्स नहीं लगती, और हो सकता है आप उसमें गलती से बिना समझे हुए उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कलेक्टर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या और कोई दरोगा जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रहा है, वो कुछ का कुछ लिख रहा है उसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द थ्रेड, ये तो अप्लाई करेगा कलेक्टर के यहां भी और उसके यहां भी, लेकिन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, रिमेंबर इट। What is a court? ये कहता ना apply to court on. What is a court? Anyone? देखो, आप में और मुझ में इतना ही फर्क है कि I might have read this evidence act for 10 times and you may be reading it in this way for the first time. मैं ये भी जानता हूँ कि जो दुकानों से आप लोग पढ़ के आए, मेरे दोनों बच्चे भी दुकानों से पढ़े, इसलिए ये अलग मत समझना कि जज साहब जो है ये उंगली ऐसे कर रहे हैं, जब ऐसे उंगली करिए तो 3 मेरी तरफ भी मुड़ी हुई है, रिमेंबर इट, ठीक है कि नहीं। तो ये जो दुकानों से आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, उनमें क्या करा, वो आती है मैडम, तो हमारे यहाँ वो पटेल चेस्ट जाना शर्मा जी और आप, मैं दोनों को कह रहा हूँ पटेल चेस्ट, उसे कहना भाई वो एक लॉ में PhD करनी है, वहाँ सारी दुकानें फोटो स्टेट की है, लॉ में PhD करनी है, 15,000 रुपए में PhD की थीसिस लो, अगले दिन जमा कराओ, A ग्रेड, शर्मा जी 4थे दिन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। ये तो हालत है। एविडेंस एक्ट के अच्छे टीचर नहीं रहे। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने जो हमारे एक टीचर थे वो बड़े जस्टिस टाटाचारी, और उनका यार नाम एकदम स्लिप कर गया दिमाग से, ये बुढ़ापे की निशानी है। वो 2 ही टीचर थे और एक टीचर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे जो एविडेंस को पढ़ाने वाले। हमारा दुख ये है कि मैक्सिमम लोग उसको पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं भी कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं बार बार क्यों पढ़ के और क्यों लिख के लाया हूं, वाई आई हैव रिटन इट, मैं इसलिए राइट कर रहा हूं कि मेरे मुंह से निकला एक भी शब्द, कोशिश में कर रहा हूं कि वो गलत लॉ आपको प्रोपाउंड ना हो जाए। दैट्स वाई पहले मैं उसको पढ़ता हूं, फिर मैं तोड़ता हूं, देन आई स्पीक टू यू। इसलिए एविडेंस एक्ट जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है।
तो एक ने कही थी कि वो हरियाणा का था कि बाबा यो धरती कहाँ टिक रही है? उसने कही जी शेषनाग के सिर पे टिक रही है। उसने कहा जी शेषनाग कहाँ टिक रहा है? उसने कहा जी वो ब्रह्मा की नाभि में से जो कमल निकला वो कमल पे टिका हुआ है। वाह क्या बैलेंस है साहब, क्या बैलेंस है। धरती टिक रही, शेषनाग के सिर पे शेषनाग सिर रहा, कमल के ऊपर कमल कहाँ टिक रहा बाबा? उसने कहा कमल ब्रह्मा जी के नाभि में टिक रहा। बाबा क्या क्या बैलेंस है। धरती टिक रही, शेषनाग के सिर पे शेषनाग को जो है टिक रहा कमल में, और कमल टिक रहा नाभि के अंदर ब्रह्मा की। जी ब्रह्मा कहाँ टिक रहा? तो वो बोला गाली देके सारा जुम्मे ही पड़ गया मेरे जैसे, तेरी ऐसी में टिक रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी कि मुझे चूंकि एविडेंस एक्ट पढ़ाने को मिला इसलिए मैं सारी लॉ को जो है वो एविडेंस एक्ट पे ही वो करने के लिए मैं जुम्मे नहीं पढ़ रहा हूँ उसके। लेकिन ध्यान रहे, मैंने पहले वायदा कर दिया था कि अगर जुडिशरी में नहीं भी सिलेक्शन होता आपके दिमाग की परतें खुलेंगी, और कल से जब आप कहीं क्रॉस देखेंगे किसी का भी रेफरेंडम, मान लीजिए आप किसी कोर्ट में चले गए और वहां कोई वकील साहब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं गवाह से, आपको तुरंत रियलाइज होगा ये किस स्टेज पर है, क्या केस है और क्या पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे विद्वानों के संग में रहा हूं और मुझे वो सुना है मेरे को कि आपको मुझे अट्रैक्ट भी करना अपनी तरफ, सुनने वाला चुटकुला। 30,000 में मैं सरनेम लेता हूँ, एक भारद्वाज जी थे। वो काले इतने थे जैसे चेरी ब्लॉसम की शू पॉलिश हो, और उनके बाल थे बिल्कुल सफेद। तो पुराने जमाने में वो फोटो का नेगेटिव नहीं होता था, देखा होगा यार, तो नेगेटिव है ही नहीं। कितने लोगों ने नेगेटिव देखा है? अच्छा सभी ने देखा, ठीक है। तो वो जब चलते थे 30,000 में तो वो नेगेटिव ज्यादा नजर आते थे इंसान का। वो मेरठ से आए थे और मेरठ से आए हुए उन्हें 29 साल हुए थे दिल्ली में, फिर भी उनका मेरठ ही अंदाज गया नहीं था। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरठ मेरी ननिहाल है, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। वो मेरठ ही अंदाज उनका गया नहीं था। जस्टिस जसपाल सिंह एट दैट टाइम माय लॉर्ड वाज ASJ, उनकी अदालत थी। जसपाल सिंह जी महापट विद्वान, वेरी लर्नेड पर्सन इन लॉ, इसलिए वो इरिटेट बहुत होते थे वकीलों के ना पढ़ने पर और केस उनके सामने करने पर। और वो वकील आता था और वो गाली का भी प्रयोग कर जाते थे। लेकिन किसी ने कहा कि जिसने उनकी डांट खा ली, एटलीस्ट आपके सामने वो राकेश तिवारी हो गया। मैं फर्स्ट जनरेशन लगी हूँ, मेरा बाप वकील नहीं था, उन्होंने वकील बना दिया मुझे। उनके सामने मर्डर केस चल रहा है, एविडेंस देखिएगा, हैं? मर्डर केस चल रहा है, अमावस्या की रात है। व्हाट इज अमावस्या की रात? मूनलेस नाइट, हैं? बिल्कुल अंधेरा। रिसेटलमेंट कॉलोनी का केस है जहां बल्ब भी नहीं जल रहे थे। रात के 1:45 बजे का वाका, वाका मीन्स टाइम ऑफ इंसिडेंट, राइट? 1:45 बजे का वाका, अमावस्या की रात, नो लाइट, a wife has been murdered and now this eyewitness is deposing before Mr. Justice Jaspal Singh. At that time my lord was ASG in this area. So whatever Bhardwaj ji put a question to this eyewitness, पहले तो उन्होंने गाली दी नीचे, बड़े बड़े धर्म में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहार बताता हूँ। गाली में दे नहीं सकता क्योंकि हम सभ्य समाज में बैठे हुए हैं, लेकिन आप खुद समझ जाओगे। वो कुछ काम करने लगे जैसा वैसे करके, तो भारद्वाज उस गवाह से कहता, रात के 1:45 बजे तू क्या अपनी गवाह ऐसे बिदक गया जैसे किसी ने घोड़े के नीचे पिन चुबा दी। वो कहने लगा सटी देखो वकील साहब गाली दे रहे हैं। एविडेंस एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान रहे, वकील साहब गाली दे रहे हैं। तो जैसा बोले, ओए भारद्वाज तू गाली दे रहा है? कह रही मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, एकदम पलट गए बात से। मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ? मैं तो यूं पूछ रहा था कि तू रात के 1:45 बजे वहां क्या कर रहा था? जसपाल सिंह जी का, ओए भारद्वाज ना पूछा सवाल, मर जाऊं तेरा मौकिल, मर जाऊं। स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट, गुस्से के मारे। ऐसे जज बता रहा हूं जो सिखा देते थे। और भारद्वाज ना पूछा सवाल। अब भारद्वाज जी कहें, अरे नहीं जनाब, मेरे चेट रूम में आ जान दो, आ जान दो माने आंसर आ जान दो, आ जान दो। आप जसपाल सिंह जी सिर पकड़ के बैठ गए। जानते हो उस सवाल का क्या जवाब दिया? He was a rustic villager, बिल्कुल अनपढ़ आदमी था।
बोला जी ये जो कह रहे हैं रात के 1:45 मेरे पे घड़ी तो है नहीं, पर मुझे पेशाब लगा था, मैं रात को उठा, बीड़ी की तरफ लगी तो मैंने बीड़ी जलाई माचिस से। ध्यान रखें जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन, और जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतनी कम से कम लाइट भी जो है वो रोशन कर देती है। तो कहता है जब मैंने माचिस जलाई तो इसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था और ये जो है अपनी झुग्गी में से बाहर निकल रहा था, ये मैंने देखा। ये गवाह ने आंसर दिया। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द जज? वो है भारद्वाज हे और पूछने के कितने चक्कू मारे सीगा, खब्बे पासे के सच्चे पासे ये और पूछ ले, खब्बे पासे मारे सीगा तो वो तो कलेजा चीर गया, पूछ हे और पूछ। एंड सी द डेयरिंगनेस ऑफ द जज, कि इसकी फुलिशनेस को वो देख रहे हैं कि क्या पूछ रहा, क्या कहते हैं स्टर्स, ओए ना लिख आगे चलो आगे चलो, यानी हस्तक्षेप कर दिया। एंड आई एम आई विटनेस टू दिस इंसिडेंट। तो ये एविडेंस का आपको पता चला, ठीक है। इसलिए मैं ध्यान रहे ये चैप्टर अगर शर्मा जी परमिट करेंगे या बात परमिट करेगी तो ध्यान रखना, there is no word science of cross examination, there is no word law of cross examination, what is the word? Art of cross examination। इस पर एक लेक्चर अलग से डिवोट किया जाएगा अगर परमिट करेंगे। क्यों कि हमने इसमें, इसलिए मैं उसके पॉइंट पर नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आपको यानी अब माइंड में थिंकिंग आपके आ गई होगी कि किस तरीके से रीजन क्वेश्चनिंग करनी है और रीजन आंसर आने चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिक लॉ क्लियर रहना चाहिए, राइट। यहां से हम चल रहे हैं, इसलिए सेक्शन 1 पर चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज अ कोर्ट? तो कहते हैं इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए स्टेट सॉवरेन जुडिशियल पावर्स मस्ट बी कन्फर्ड ऑन इट बाय ए स्टैट्यूट फॉर डिसाइडिंग ए डिस्प्यूट इन द जुडिशियल मैनर सो एज टू डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन ए डेफिनेटिव जजमेंट। ये कोर्ट होता है, सॉवरेन जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको, right? Now what is sovereignty? Which have no one about. Huh? No interference. हाँ, you are just name supreme power, ऐसे कह रहे सुप्रीम पावर तो मेरे मोहल्ले का गुंडा भी है। Can we say in the sovereign? सर Absolute authority. हाँ? Absolute authority. सर जो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं होगा कि उसके ऊपर कि उसको हम कहीं से माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, तो ये 50% आंसर। हाँ बोलिए। Fastest technology. हैं? मतलब जो fastest force होनी चाहिए। Monarchy force. फासिस्ट और मोनार्की तुम अलग अलग चले गए ना, आप उसमें वो जाइए। फासिस्ट कहते हैं लकड़ी के बंडल, ठीक है। लकड़ी के बंडल को जैसे तोड़ा नहीं जा सकता, इस तरह की मेंटेलिटी रखने वाले आदमी को फासिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं है, आधा आंसर उसने बिल्कुल दिया। द एंटिटी विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड इज सुप्रीम विद इन इट्स टेरिटरी। तब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ए स्टेट। यहां भी क्लियर कर लीजिए। स्टेट है, ये स्टेट नहीं है स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये स्टेट नहीं है। दीज आर यूनिट्स ऑफ यूनियन, करेक्ट। व्हाट इज स्टेट? द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द स्टेट हैज 4 एलिमेंट। Nobody has defined the state. It has 4 elements. First, there must be a population. Second, there must be a definite territory. Third, there must be a government. ध्यान रहे, हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, हमारे पास डेफिनेट टेरिटरी भी है, ये पॉपुलेशन भी बैठी है, हमारे पास व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ये नहीं है जो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं या हिमाचल में इलेक्शन, ना, ए सेट ऑफ रूल्स, ए रेगुलेशन। हमारे रेगुलेशन भी है बीच में कि हम आपस में गाली नहीं देंगे, सुनेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तो उसको उससे पूछेंगे। हमने कोई सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं। क्या है जो इस हॉल में बैठे हुए आदमियों को स्टेट नहीं बनाता? बट यू आर नॉट स्टेट, दैट फैक्टर इज सॉवरेन, राइट। तो इसलिए सॉवरेन जुडिशियल पावर को जो एक्सरसाइज करेगा वही कोर्ट है। अदरवाइज कोर्ट जो हम दे देते हैं, ये तो टेनिस खेलने को उसको भी कोर्ट कहते हैं कि नहीं कहते?
जहाँ टेनिस खेला जाता है उस फील्ड को भी तो कोर्ट कहते हैं, बट इट इज नॉट एक्सरसाइजिंग सॉवरेन जुडिशियल पावर्स, राइट? हैं? फुल कोर्ट, मूड कोर्ट, हाँ मूड कोर्ट तो कोर्ट की नकल। अच्छा फूड कोर्ट, बहुत अच्छी बात है, यू हैव गिवन द नेम ऑफ द बेस्ट कोर्ट। सारे वकील वकालत ही फूड कोर्ट के लिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, डिसीजन इन ए जुडिशियल मैनर, इसका क्या मतलब होता है? डिसीजन इन ए जुडिशियल मैनर कंटेम्पलेट्स दैट पार्टीज आर एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट, पार्टीज को राइट है, नंबर 1 टू बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम, बिना सुने आप कंडम नहीं करेंगे। सेकेंड, टू एड्यूस एविडेंस इन प्रूफ ऑफ इट, एंड टू डिसाइड द मैटर ऑन कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये 3 चीजों का राइट जो है पार्टी को होता है, और जो उस प्रोसेस को पूरा करता है वो कोर्ट। ये ध्यान रखिए। और इसीलिए आप में से जितने लोग सेलेक्ट हो, मैं तो कहता हूं सारे सेलेक्ट हो, आपने सेकंड फर्स्ट बेंच सेकंड, आप कितने दिनों से यहां पर हैं प्रैक्टिस में? 5th month हुआ हैं? 5th मंथ, यानी आप एडवोकेट में रजिस्टर हो गए ना, 5th मंथ है, बैठो। वाई आई प्रेज मिस्टर विनोद शर्मा, वाई स्टार्टेड, और एक आग लग गई है दिल्ली जुडिशरी में जिस उसमें आप शामिल हैं। वाई कि एक इशू उठा था कि आप LLB के जो 3rd ईयर में वो भी एग्जाम दे सकता है जुडिशरी। नाउ ही हैज डन प्रैक्टिस नॉट इवन फॉर ए सिंगल डे, फॉर सिंगल आवर। विदाउट प्रैक्टिस जाने से क्या होता है कि आपको यह पता ही नहीं चल पाता कि इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच क्या है, कि एक तरफ से एक पार्टी जहांगीर की घंटी बजाएगी, दूसरा उसको अपोज करेगी। हमने एडवर्सरी सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, एडवर्सरी सिस्टम कैसे चलेगा ये उनको मालूम ही नहीं होता। मैंने कंटेम्प्ट मूव किया एक ऐसे जज साहब के सामने, और उन्होंने छूटते मेरे से कहा, मैंने कहा जी आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं हो, ये मेरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है। शर्मा जी उसने क्या आंसर दिया, हु आर यू टू मूव दिस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन? उसने सुन रखा था व्हाट इज योर लोकस स्टैंडर्ड, he didn't know the meaning of the locus standi, आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या, हु आर यू? मैंने कहा यार ये फिजिक्स से पास दिखे, बॉटनी से होगा ग्रेजुएट, और ऊपर से लॉ कर ली उसने। ठीक, तो ऐसे में वकील का ये फर्ज बनता है कि वो 2 कदम पीछे हट जाए। मूर्ख से भिड़ना, अपना से फड़वाना, 2 कदम में पीछे हटा। तो मैंने कहा जी जनाब ठीक कह रहे हैं, who am I to move this contempt application? तो मैंने कहा जी जनाब शाम को जब 4 बजे कोर्ट बंद हो जाती है तो उस दिन आपने जितने भी हुक्म पास किए होते हैं उनकी कंप्लायंस तामील हुई कि नहीं हुई आप देखने के लिए जाते हो मौके पे। कहता मैं नौकर लग रहा हूं किसी का जो मैं तामील देखने जाऊंगा। मैंने कहा जी कमाल हो गई, जनाब के जो हुक्म पास होते हैं उसकी तामील जनाब देखने नहीं जाते, और जब तामील नहीं हुई है इस बात को भी आपको कोई ना बताए, तो फिर आप ये अदालत चला किस लिए रहे? थोड़ा सा मेरा आवाज तेज हुई तब वो चुप हुए कि बात तो ठीक कह रहा, या तो आप खुद तामील दिखाओ, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं कंटेम्प्ट की, आप खुद ही एक्शन ले लो, और अगर आप नहीं जा रहे हो तो somebody must be there who will ring the bell of Jahangir for justice, and this is the contempt application. इस तरह की चीजों से आप आजाद होंगे क्योंकि आप एडवोकेट्स में बैठे हैं, कोर्ट्स के आपने धक्के खाए हैं, आपने देखा है कि एक एडवोकेट कैसे रात भर जाग करके एक एप्लीकेशन को बनाता है, रिस्क लेता है जमाने भर के, और सुबह को वो जिन्होंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं करी और वो वहाँ आ गए, मैं इस पेट पे नहीं जाना चाहता और ना मैं आपको डिमोरलाइज करना चाहता, वो आके बैठ गए हैं और वो आपकी एप्लीकेशन को ऐसे करके फेंक देते हैं। दिस इज नॉट जुडिशियल बिहेवियर, राइट? शर्मा जी एक्सट्रीम सुनाई देता हूँ, रिटायरमेंट से पहले का 302 का केस सुन रहा था मैं, कल कर दूंगा। आई विटनेस गवाही दे रहा था इसलिए मैं थोड़ा अटेंटिव था, फालतू सवालों को मैं थोड़ा अटेंटिव था। सडनली प्रोसिक्यूशन साइड से एक वकील साहब एक दरखास्त लेके, वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा लिखा है कि इन लोअर कोर्ट
the condition is very worse. Lawyers are ready to put their fingers into the nostril of the judge. ये बड़े यूज किए हैं उन्होंने। तो वो दरखास्त उन्होंने मेरे ठुड्डी तक लगा दी। किस चीज का केस चल रहा है प्लीज? 302 IPC। खैर वो दरखास्त मैंने ले ली। उस दरखास्त में लिखा था एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC। उसी केस के फैक्ट थे, FIR नंबर तो फलान रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC। और उसकी प्रेयर क्या थी कि पुलिस ने जिन मुलजिमों को छोड़ दिया उनको पार्टी बनाया जाए एज मुलजिम इसके। अब मैं चुप, इस पर गुस्सा नहीं हो। मैंने कहा भाई इसकी एक कॉपी सरकारी वकील साहब को दो, एक डिफेंस लॉयर को दो, मैं ही क्यों मरूं, तुम भी मरो तक। दोनों को कॉपी मिल गई। अब वो प्रोसिक्यूटर तो बैठा हुआ देख रहा, मैं कहीं से फॉरवर्ड करो, बिना फॉरवर्ड के मैं लूंगा नहीं, बिकॉज ए प्राइवेट पार्टी हैज गॉट नो लोकल असिस्टेंट राइट, तो यू फॉरवर्ड इट। अब वो कह दी मैं फॉरवर्ड कैसे कर दूं, तो ऑर्डर 1 रूल 10 CPC में मैंने बड़े प्यार से वकील साहब से कहा, वकील साहब इस पे कोई रूलिंग हो, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो मुझे दिखाया जाए, तो उसमें वो होगा। कहता है इसमें जजमेंट की क्या जरूरत है, फेयर प्रोविजन इज सफिशिएंट। मैंने कहा तो फिर आप मुझे समझाओ इसके बारे में, बहस करूंगा मैं, तो इसकी ये जवाब देंगे इसका। तो कहता है जवाब की क्या जरूरत है, क्या लिखा आपकी अदालत के बाद? ईमानदारी से मैं 3.5 साल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहा, मैंने कभी अपनी अदालत के बाहर ही जाके नहीं देखा था क्या लिखा हुआ। मैंने कहा सॉरी मुझे तो नहीं पता, नायब कोर्ट से कहा देख क्या क्या लिखा हुआ, देखो बात गलत लिखी। उसने कहा ये लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली। कहता अगर मेरी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं ऑर्डर 1 रूल 10 CPC की, डिस्ट्रिक्ट जज से रिजाइन कर दो, सेशन जज होके बैठो। नौकरी खतरे में ला दी उसने शर्मा जी। यू शुड रिजाइन फ्रॉम, लिखो इसके ऊपर कि मैं इसलिए एंटरटेन नहीं कर रहा हूं इस एप्लीकेशन को कि क्रिमिनल केस में ये एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। वेयर इज द बार? और डिस्ट्रिक्ट जज से रिजाइन करो, सेशन जज होके बैठो। तो मेरी समझ में आता है कि भाई सेशन जज के यहाँ सिविल की कोई दरखास्त नहीं लगेगी, आपके दोनों पावर है, दोनों की तनख्वाह ले रहे हो आप जी, वो तनख्वाह तक पहुंच गया। ठीक है, ये सब बातें इसलिए कि जितना ये मनोरंजन देती हैं उतना ही सोच भी देती है। अब आपको सीरियसली सोचना है, क्या ऑर्डर 1 रूल 10 CPC की दरखास्त 302 में मूव करना कहीं बार है? इज देयर एनी लॉ विच बार्स? लिख लो, ऐसे देखना, ये हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पुट करता हूं, वो कौन सी क्रिमिनल लॉ की दरखास्त है जो हर अदालत में लगती है, सिविल हो, रेवेन्यू हो, कोई सी अदालत, कौन से सेक्शन की वो दरखास्त है जो हर जगह लगती है क्रिमिनल लॉ की दरखास्त? एग्जाम्पशन तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ भाई, प्रोविजन ही नहीं है। कौन सी वो दरखास्त है जो लगती है और बड़ी प्रभावी दरखास्त है? सो इट इज 340 CRPC। सिविल में अगर झूठी रसीदें किराएदार लगाता है और मैं साबित कर सकता हूं कि रसीदें जाली बनाई हैं इसने, तो मैं 211 IPC, 209 IPC और अन्य उसके अंदर मैं 340 CRPC की दरखास्त दे सकता हूं, जिस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट होगी, और इंक्वायरी में यदि वो इंक्वायरी में प्राइमा फेसी केस बनता है तो वो अदालत खुद 195 CRPC की कंप्लेनेंट बनेगी, और जहां वो अदालत है उस जुरिस्डिक्शन का जो मजिस्ट्रेट होगा उसके यहां वो कंप्लेंट जाएगी। ये बात जनरल नॉलेज की, ये लिखा हुआ है कि 340 CRPC हर कोर्ट में लगेगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं मिला मुझे कि 110 की दरखास्त 302 में लगेगी नहीं लगेगी, ये आपको ढूंढना है। लेट अस प्रोसीड। इन द हाई कोर्ट आल्सो सर, 340 इन द हाई कोर्ट आल्सो, सुप्रीम कोर्ट आल्सो, राइट? व्हाई टू से इन ऑल कोर्ट्स? व्हाट इज ये? देखिए आज क्या हो रहा है, दो चीजों की बड़ी कमी है, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं लेकिन ये सवाल होंगे। दो चीजों की बड़ी कमी है। 8 साल बाद मुलजिम बरी होता है, कहता है जान बची और नहीं, व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कि उसको झूठा फंसा के रखा, 8 साल तक आपने उसको घसीटा और अब आपने उसको फ्रीड कर दिया। हमारे यहाँ लॉ ऑफ कंपनसेशन डेवलप नहीं हुआ, न वकील एडवाइस करते न कोर्ट्स देते। अब कुछ
सेक्शंस बने हैं सीआरपीसी के जिसमें कि विक्टिम को दिया जाने लगा। ये चीजें आपको समझनी होगी। तो हमारे यहां जो दरखास्त है 340 सीआरपीसी की, उसमें को इसलिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए कि बहुत से लोग इस चीज को छोड़ देते हैं कि चल यार हम जीत तो गए, अदालत ने कह तो दिया कि ये रसीदें झूठी हैं, लिहाजा इसकी कोई टेनांसी नहीं बनती, कोर्ट तो कर दिया, और वो स्कॉट फ्री जा रहा है। He who has committed blunders, he has committed naked offenses before the civil court, वो स्कॉट फ्री जाता है, because no lawyer of civil side knows this law nor applies it. इसी तरह से सिविल में आइए, ऑर्डर 11 इंटेरोगेटरीज है, देखना पड़ेगा सीपीसी में 11 है या 21 है। इंटेरोगेटरीज का आप इस्तेमाल नहीं करते, सीधा 90 दिन में जवाब दावा देना है, उसकी हम वेट करते रहते हैं, 90 दिन से कैसे ज्यादा मिल जाए टाइम, उसकी वेट करते रहते हैं। इंटेरोगेटरी, तो इंटेरोगेटरी पर सबसे मशहूर केस है वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का है, जो पटना में जब इंदिरा जी के खिलाफ केस कर दिया था उस जज ने, उसमें इंटेरोगेटरीज जारी हुई थी। वहां लिखा है उन्होंने कि interrogatories has two objects, one is negative, one is positive. Negative is to build up your case, to destroy the case of the opponent, and positive is to build up your own case. पढ़िए उसको क्या होती है इंटेरोगेटरी, आपको एप्लीकेशन उसकी देनी पड़ेगी सेक्शंस की, आपको एक लिस्ट ऑफ इंटेरोगेटरी क्वेश्चंस जारी करना होगा, और जो आपके खिलाफ पार्टी है वो बाउंड है कि वो एफिडेविट के ऊपर उनका आंसर दे। ये वो दरखास्तें हैं जो धूल खा रही हैं, एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग एज ए लॉयर। ना मौकिल इंटरेस्ट लेता है, उसका पैसे भी कहाँ, ये भी बात ठीक है, थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन अक्सर जो 340 सीआरपीसी का और मोस्ट डेंजरस सेक्शन इन द आईपीसी, एनीवन मोस्ट डेंजरस 323 कौन सा आप बोले 323 हैं? ये डेंजरस कैसे हो गया सर? इसमें कंप्लेंट सिर्फ आके स्टेटमेंट कोर्ट में दे देता है कि किसी ने मुझे मारा है, विदाउट एनी मेडिकल रिकॉर्ड, बिना किसी अन्य यति को सजा कर। क्यों मैं आपके गाल पे थप्पड़ मार दूं अगर तो 323 नहीं हुई सर? वही तो बात तो इसमें मेडिकल रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? सर आप मेडिकल रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? उसको भी डील करेंगे हम जब सेक्शन 45 पे आएंगे, मेडिकल रिकॉर्ड को भी, राइट। तो मोस्ट डेंजरस सेक्शन इज 211 आईपीसी। ये कहता है फॉल्स क्लेम बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें आपके गवाह कौन होते हैं? आपके गवाह वो होते हैं जो खिलाफ पार्टी के आदमी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने फॉल्स क्लेम कोर्ट में कर दिया मेरे खिलाफ, कहता है जी मेरे हरे रंग की भैंस जो है इसने चुरा ली। नाउ एज ऑफ डे हरे रंग की भैंस पॉसिबल नहीं है बायोलॉजिकली, बॉटनिकली, कल हो जाए मैं नहीं कह सकता। हरे रंग की भैंस चुरा ली, मैं इसको साबित कर सकता हूं हेयर एंड नाउ कि ये क्लेम इसका फॉल्स है। तो ये कौन सा ऑफेंस बना? 211 आईपीसी का। लेकिन 211 आईपीसी के ऊपर 195 सीआरपीसी का बार लगता है, इसलिए आपको 340 सीआरपीसी की दरखास्त देनी पड़ेगी टू प्रोसिक्यूट हिम अंडर सेक्शन 211 आईपीसी। इसमें होता क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंप्लेंट बनाए और उन्हीं के वकील साहब को बुला लिया कि वकील साहब देखना ये प्लेंट आपने ड्राफ्ट की थी क्या, जिसके लिए आप कह रहे हैं फॉल्स क्लेम है ना। वकील कैन नॉट से लो, उसके सिग्नेचर है, उसका सब कुछ है, वकालतनामा साइंड है। फिर उस पार्टी को बुला लो कि देख भाई ये जो बातें तूने लिखी हैं इसके अंदर, वकील साहब से ही पूछ लो, ये जो बातें प्लेंट में आपने लिखी हैं ये अपने आप लिख दी, जो छूटते कहेगा वकील ने बताई थी एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट, मैंने ये लिखी है। आपका केस कौन साबित कर रहा है 211 आईपीसी का? आपके खिलाफ पार्टी। इसलिए कोई इसको सही प्रोसिक्यूट करे, बाउंड टू बी कन्विक्टेड, बचाव का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि राइटिंग में सब क्लेम जो है कोर्ट के सामने। तो मेरा कहना था कि इन चीजों की तरफ ध्यान रखिए, कोर्ट की डेफिनेशन क्या है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, आज का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। ये नोटिंग कर लीजिए बिल्कुल। एफिडेविट का लॉ कहां लिखा हुआ है? व्हाट इज एफिडेविट? कहां लिखा हुआ है? और 19 है 20 है? 19 है। ऑर्डर 19 में लिखा हुआ है
Why it is not covered under the Indian Evidence Act? Because affidavit is always a self-serving document. आप ओथ लेते हो और आप वो चीजें कहते हो जो आपकी नॉलेज में है, या आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वही लिखें जो आपकी नॉलेज में फर्स्ट हैंड हो। डिराइव्ड नॉलेज को ना लिखें, हियर से को ना लिखें कि मैंने फलाने से फलाने को ये कहते हुए सुना। यू कैन नॉट राइट लाइक दैट, राइट? तो अब इसमें एक एक्सेप्शन ऑर्डर 18 आ गया जिसमें कहा गया कि एग्जामिनेशन इन चीफ सिविल में ऑर्डर 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18/4 में। अब 18/4 में नॉट ओनली लेजिस्लेटिव कमांड आ गई है बल्कि ये भी कहा जाने लगा कि अगर कोर्ट ऑर्डर लिखाती है ना, जब इशू बन जाते हैं कि नाउ टू कम फॉर एविडेंस एंड द प्लेंटिफ इज हियरबाय डायरेक्टेड टू file his affidavit of examination in chief with an advance copy to the defendant and so and so and so. So here is a direction of the court to file the affidavit of examination in chief. ये चीज इसके अंदर आ गई। तो ध्यान रहे ये एफिडेविट्स के ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, राइट? सर क्रिमिनल में 145(1) हाँ जी, एनआई एक्ट, क्रिमिनल साइड में भी एनआई एक्ट में हाँ 145(1) का प्रोविजन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 276 सीआरपीसी क्या कहता है उसमें भी शायद ये प्रोविजन 276 और इसका इसलिए दूसरा रीज़न ये दिया कि जो डिपोनेंट है एफिडेविट का जनरली इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल्सो ए रीज़न दैट दिस एफिडेविट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ एविडेंस। इस पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये निर्मला वर्सेस हरी सिंह लिखा, AIR 2001 हिमाचल प्रदेश। और इस पर एक दिल्ली का भी जजमेंट है, AIR 1998 दिल्ली 332 पेज 332। हाँ सर, कितना टाइम बचा? सर 5:30 हुए। बस तो फिर आज बंद कर देते, कल से फैक्ट व्हाट इज फैक्ट एंड फैक्टिंग इशू कल इसका चला।